बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। यकम मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं। खबर कुछ ऐसी है कि जिस पर पूरी दुनिया हैरान और परेशान तो है ही, शायद ये कहना कुछ कम होगा क्योंकि पूरी दुनिया सख्ते में है। आज व्हाइट हाउस से वो मनाजर देखने को सभी को मिले जो ना किसी ने सोचे थे, समझे थे या प्रिडिक्ट किए थे। आज अमेरिकी सदर ट्रंप की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ एक मीटिंग थी। बस वो फिर मीटिंग क्या थी, रेसलिंग ही थी। उसके अंदर जो कुछ हुआ, जो कुछ पूरी दुनिया ने देखा और सुना, वो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। मीटिंग शुरू हुई। अमूमी तौर पर अमेरिकी सदर की जब मीटिंग शुरू होती है तो ओवल ऑफिस के अंदर वो ऑफिस से बाहर अमूमी तौर पर रिसीव करते हैं, और ऑफिस के अंदर जब किसी भी हेड ऑफ स्टेट को लेकर जाते हैं तो वहां पर शुरू में प्रेस को बुलाया जाता है। ये बहुत ही ब्रीफ इंटरेक्शन होता है प्रेस से। इसमें बताया जाता है कि आज की मीटिंग किस चीज़ के बारे में है और हमने किन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। ये बड़ी बेसिक एक टोन सेट की जाती है और उसके बाद तफसीली मीटिंग होती है, और मीटिंग के बाद फिर अमूमी तौर पर एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। कम अज़ कम जो अहम मीटिंग्स होती हैं उनके बाद एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। आज भी वैसे ही हुआ। जब अमेरिकी सदर के साथ यूक्रेन के सदर की मीटिंग शुरू हुई तो प्रेस को अंदर लेकर जाया गया। लेकिन आज वहां पर अमेरिकी सदर अकेले नहीं थे। वहां पर अमेरिका के नायब सदर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी थे, और सदर ट्रंप की दूसरी काबीना के या उनके स्टाफ के अहम लोग भी थे। वहां पर अमेरिका में यूक्रेन की जो एम्बेसडर हैं वो भी मौजूद थी, और मीडिया भी मौजूद था। जैसा मैंने आपको कहा कि मीडिया को अंदर लेकर जाते हैं। अब जब वहां पर इनिशियली टोन सेट करने के लिए कि मीटिंग किस चीज़ के बारे में सवालात शुरू किए गए, तो थोड़ी देर तो मामला ठीक रहे। वैसे मीटिंग आप ये कहें कि कोई शायद ये कोई घंटा, डेढ़ घंटा या 2 घंटे जारी रही होगी, लेकिन उसका शायद 50 मिनट का दौरानिया जो है वो कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन जो कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ वो पहले मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ ओवल ऑफिस में से रिकॉर्ड हुआ हो। हाँ, ये दुरुस्त है कि शायद 1977 में, इससे पहले जो अमेरिकी सदर जिमी कार्टर थे, उनका भी एक इसी तरह का, इस तरह का तो नहीं, इससे बहुत कम लेवल के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट या आर्गूमेंट था वो गालिबन एक जो रशियन एनवॉय थे उनके साथ हुआ था। और फिर 1987 में रेगन जो थे अमेरिकी सदर, उनका एक इसी तरह का जो गोर्बाचोव थे उस वक्त रूस के जो हेड थे, उनके साथ एक आप ये कह लें कि आर्गूमेंट हुआ था, हीटेड डिस्कशन हुई थी। वो दो ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर याददाश्तें हैं जो अमेरिकी सदर के साथ ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर ने किसी के साथ किया या किसी ने उनके साथ वहाँ ऊंची आवाज़ में बात की। आज बहरहाल उन दोनों जो माजी के किस्से थे उनसे मामलात आगे चले गए। जब बातचीत वहाँ शुरू हुई तो सदर ट्रंप चाहते थे कि डील हो और पीस हो, और वो आगे जंग नहीं लड़ना चाहते। ये तो यूक्रेन के सदर के आने से पहले ही सदर ट्रंप कई बार कह चुके हैं। सदर ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि अमेरिका का $350 अरब इस पर खर्च हुआ है, और अब सदर ट्रंप जो है वो यूक्रेन से मांग रहे हैं कि हमें 500 अरब के मिनरल्स दें। यूक्रेन के अंदर बहुत ही कीमती मिनरल्स हैं, मादनियात हैं। जाहिर है उनको निकालना पड़ेगा, उस पर भी खर्च आएगा, और खर्च आकर जब वो निकाल ली जाएंगी और उनको जब बेचा जाएगा तो उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसमें से सदर ट्रंप जो है वो $500 अरब मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपना पैसा पूरा करना है जो हमने जंग पर लगाया है। याद रहे कि ये जंग तकरीबन अमेरिका ने ही शुरू करवाई थी, और यूक्रेन को कहा था कि आपको नेटो का मेंबर बनाते हैं और आप लड़ जाए, और इसी चक्कर में यूक्रेन लड़ गया, और अब यूक्रेन को अमेरिका भी लड़ गया है और बाकी सब भी लड़ गए। अब सब बिल बना बनाकर यूक्रेन को दे रहे हैं। बहरहाल यूक्रेन के जो सदर थे उन्होंने कहा था कि मैं ये $500 अरब डॉलर की मादनियात नहीं दूंगा। फिर मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि वो कहते हैं कि मैं दे दूंगा। फिर आज आकर व्हाइट हाउस में यही नजर आया कि वो नहीं देना चाहते। जो बातचीत हुई वो इस कदर गर्मा गर्म हो गई कि ऐसे लगा कि जैसे रेसलिंग शुरू होने लगी है और मामलात हाथापाई पर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं कितना भी एक्सप्लेन करूं तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको एक टुकड़ा सुनवा देता हूं, छोटा सा टुकड़ा है, 1 मिनट 1.5 मिनट का। आप जरा सुनिए और आपको अंदाजा हो कि आज व्हाइट हाउस के अंदर हुआ क्या है। सुनिए। ये आपने देखा कि किस तरीके से जो वाइस प्रेसिडेंट है और सदर ट्रंप है, दोनों ने किस तरीके से शटअप कॉल दी या किस तरीके से आर्गुमेंट हुआ, और आगे से सिर्फ इन्होंने ही नहीं, आप देखिए कि जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना गुस्सा, आंखें उन्होंने गंवाई, उन्होंने भी बड़े एग्रेसिव तरीके से जवाब दिए। अब ये लड़ाई तो हो गई, बल्कि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी वहां पर पूछा गया, और वो सवाल पूछा गया ब्रायन ग्लेन की तरफ से। एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने सदर जेलेंस्की से पूछा कि क्या आपके पास कोई सूट नहीं है, क्योंकि वो इनफॉर्मल कपड़े पहन के आए हुए थे, और उस पर भी अब पूरी की पूरी एक बहस है। पहले सुनिए उन्होंने क्या पूछा। Pretty close. How are you? Pretty sure. He's all dressed up today. He's all dressed up today. सुन लिया आपने। अब इस पर भी एक पूरी की पूरी बहस है अमेरिका के अंदर। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं जो सदर ट्रंप के मुखालिफ हैं कि ये ब्रायन ग्लेन ने कभी ये बात सऊदी फरमारवा या सऊदी प्रिंस से क्यों नहीं पूछी, ये इमरान खान से क्यों नहीं पूछी, ये मोदी से क्यों नहीं पूछी, वो भी तो सूट पहन कर नहीं आते।
अच्छा, ये एतराज़ किसी का हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता, लेकिन इसमें एक जवाब मैं कम से कम दे दूं आपको कि मोदी जब पहन कर आते हैं तो वो कुर्ता पजामा पहन कर आते हैं, ऊपर बास्केट पहनी होती है उन्होंने, अपना रवायती लिबास होता है लेकिन बहुत ही फॉर्मल लिबास होता है उनकी रवायत के हिसाब से। इसी तरीके से जब इमरान खान गए थे तो वो भी शलवार कमीज़ पहनकर ऊपर बास्केट पहनकर गए थे, रवायती लिबास था लेकिन फॉर्मल लिबास था। इसी तरह से जब मोहम्मद बिन सलमान जाते हैं तो वो भी अपना सऊदी अरब का जो रवायती लिबास है वो पहनते हैं, लेकिन फॉर्मल लिबास पहनते हैं। कोई भी सोए उठ के नहीं गया होता, कोई भी इनफॉर्मल कपड़ों में नहीं गया होता। अब जो यूक्रेन के सदर हैं उनका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर आप रवायती लिबास नहीं कह सकते क्योंकि पूरे वेस्ट के अंदर जो वेस्टर्न अटायर है वही ज़ेलेंस्की ने पहना हुआ था, लेकिन इनफॉर्मल अटायर पहना हुआ था। अब क्योंकि ये अटायर है ही उनका, ये ड्रेस कोड है ही उनका, या ये ड्रेस सेंस कह लें या ड्रेस टाइप कह लें, ये वेस्ट का है, तो जब आप वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे तो फिर तो वो हिसाब लगाएंगे कि आपने कौन से फॉर्मल पहने और कौन से इनफॉर्मल, तो आप उनको वहाँ तो झुल नहीं दे सकते। तो खैर चले, ये तो एक साइड की बात हुई। कल अमेरिकी सदर के साथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी मिले थे और वो भी बेचारे डरे डरे ही थे। वो अपने साथ किंग चार्ल्स का एक ख़त भी लेकर आए थे जो मीडिया के सामने ही उन्होंने सदर ट्रंप के हवाले किया। सदर ट्रंप ने वो पढ़ा। वाज़ेह नज़र आ रहा था कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो खासे दबाव में थे और उनको ये डर था कि कहीं उनकी भी कोई ऐसे ही मामलात उनके साथ भी ना हो जाएं जो आज यूक्रेन के सदर के साथ हुए। बहरहाल इस मामले के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी तनकीद सदर ट्रंप पे भी हो रही है और यूक्रेन के सदर पर भी हो रही है। अब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जब ये मामलात ख़राब हो गए मीडिया के सामने, फिर आखिरकार मीडिया को कहा गया कि आप कमरे से बाहर चले जाएं। मीडिया बाहर चला गया। वैसे भी मीडिया ने जाना होता है, ये तो खैर बहुत लंबा मीडिया वहाँ पर रहा। अमूमी तौर पर बड़ी शॉर्ट इंटरेक्शन होती है मीडिया के सामने। जब मीडिया कमरे से गया और ये बातचीत और ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर कहा जाता है कि सदर ट्रंप ने अपने स्टाफ को कहा कि सदर ज़ेलेंस्की को ले जाएं और वो व्हाइट हाउस छोड़कर चले जाएं। सदर ट्रंप ने उनको कहा कि आप तब वापस आइएगा जब आप डील करने के लिए तैयार हों। तो अब अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस से यूक्रेन के सदर को निकाल दिया और ये जब वो गए तो उस वक्त की एक वीडियो आपके सामने रखते हैं, जरा देखिए। Trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I- You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment. You and voted you for men your are brave, president. but they had to use our military. What about West If you Virginia? didn't You have our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. आपने देख ली। तो अब आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि आज ओवरऑल माहौल क्या था। अब इससे हमने इतनी लंबी बात ये क्यों की है, इससे एक तो यूक्रेन की जंग के अंदर हमने भी बड़ा माल बनाया है, हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन ने भी गोला बारूद वहाँ पर सप्लाई किया हुआ है। तो एक तो इससे आप अंदाज़ा करेंगे कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स हम पर भी आएंगे। अब आप कहेंगे हम पर क्यों आएंगे? ऐसे तमाम लोग जो इस जंग से फ़ायदा उठाते रहे हैं या इस जंग को लंबा करवाते रहे हैं, वो जाहिर है सदर ट्रंप की पॉलिसी के साथ तो नहीं खड़े। अब सदर ट्रंप तो इस जंग को फ़ौरन बंद करवाना चाहते हैं और मज़ीद नहीं लड़ना चाहते और वो पुतिन के साथ पीस डील करना चाहते हैं। और हम तो पुतिन के खिलाफ जा खड़े हुए थे, आपको पता ही है जनरल बाजवा ने क्या कुछ किया था बाइडन के साथ मिलकर। तो इसलिए हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को भी कान हो, क्योंकि मामलात उनके लिए भी ख़राब हो सकते हैं या ख़राब होने जा रहे हैं। तो इसमें से उनके लिए भी समझने के लिए काफ़ी मवाद है। समझना उन्होंने नहीं है, शायद उन्होंने भी ऐसे ही समझना है, जब कभी जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ खुदा न खास्ता उनके साथ हो तो फिर ही समझ आएगी। लेकिन लग रहा है कि मामलात उसी तरफ जा रहे हैं और जो शख्स इस जंग से फैज़याब हुआ है, जिसने फ़ायदा उठाया है या इस जंग को प्रोलॉन्ग करने का हिस्सा बनता रहा है या बनेगा, मेरा ख्याल है सदर ट्रंप आने वाले दिनों में उसे आड़े हाथों लेंगे। बहरहाल अमेरिका के अंदर अब एक डिबेट चल निकली है। जो डेमोक्रेट पार्टी है वो सदर ट्रंप को अटैक कर रही है, जो रिपब्लिकन है, इवन ऐसे सेनेटर्स जैसे लिंडसी ग्राहम जो है बहुत ही प्रो यूक्रेन है, जब से जंग शुरू हुई 9 दफ़ा यूक्रेन का वो दौरा कर चुके हैं, वो भी आज यूक्रेनी सदर के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और उनसे तकाजा कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे जो उन्होंने आज बदतमीज़ी सदर ट्रंप के साथ की है। अब किसने किसके साथ बदतमीज़ी की, लेट द हिस्ट्री जज। आने वाले दिनों में इस चीज़ के ऊपर वाज़े पूरी दुनिया का एनालिसिस भी आ जाएगा और वर्डिक्ट भी आ जाएगा। हम अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, क्योंकि इस खबर के ऊपर काफ़ी हमने वक्त लगा लिया, लेकिन खबर थी बड़ी, इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। अगली खबर जो है वो सऊदी अरब जो है वो $1 अरब के ड्रोन खरीद रहा है अब अमेरिका से। ये ड्रोन जो है MQ-9B इनका नाम है, मॉडर्न ड्रोन्स है और शायद वो जो यमन के साथ जंग चल रही है उनमें इनको इस्तेमाल करना है। ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है, ये भी एक मेजर डील होने जा रही है। देखते हैं ये तोड़ चढ़ती है या नहीं, इस मामले की तरफ भी चलते हैं। लेकिन पहले आप ज़रा कुछ डोमेस्टिक खबरों की बात कर लें। अडयाला जेल से रिलेटेड जो नजम सेठी का बयान है, मीन इमरान खान साहब से रिलेटेड, नजम सेठी कहते हैं कि इमरान खान पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों का ऐलान कर सकते हैं। अगर उन्होंने कर दिया तो नया बहरान खड़ा हो जाएगा। इमरान खान अब किसी भी वक्त ये ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार के बरक्स इस बार उनके पास खोने को कुछ नहीं है।
पिछली बार तो उन्होंने ज़ाहिर है केपी की हुकूमत खोई थी, पंजाब की हुकूमत खोई थी। इस वक्त अगर वो रिज़ाइन कर भी देते हैं तो आप बताइए, इमरान खान तो पहले ही जेल में है, उन्होंने क्या खोना है? स्पेशली अगर वो कौमी असम्बली से रिज़ाइन करते हैं तो इमरान खान तो कुछ नहीं खोएंगे, और या पंजाब असम्बली से भी रिज़ाइन करते हैं, क्योंकि आपके सामने मैं बार बार रखता रहता हूँ, और हमारे जो दोस्त हैं पंजाब असम्बली में हैं और फेडरल अपना जो कौमी असम्बली में है, वो जब ज़रा सी तनकीद करें तो बहुत गुस्सा कर जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस हुकूमत को आड़े हाथों लेना चाहिए था, वो लेने में हम अभी तक नाकाम हुए हैं। हुकूमत का साल पूरा हुआ है, ना फेडरल लेवल पर हमने कोई वाइट पेपर निकाला है, ना ही प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हमने कोई निकाला है। इनकी एक साल की जो करप्शन है, जो इनकी एक साल की बेज़ाब्तियाँ हैं, जो इनकी एक साल की इन्होंने लूट मार की है, उसके ऊपर हमने उस तरीके से आवाज़ नहीं उठाई जिस तरीके से उठानी चाहिए थी। वो तो भला हो मरियम नवाज़ का अपना, कि वो 12वीं प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत बुरा खेल खेला है कि 60 पेजेस की उन्होंने एडवर्टाइजिंग दे दी, जिससे पूरी कौम उनके पीछे चढ़ गई है, पूरा मीडिया उनके पीछे चढ़ गया है और वो डिफेंसिव हो गई हैं। लेकिन हमारे एमपीएस और हमारे एमएनएस ने वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा कर सकते थे, उन्होंने उतना नहीं किया। इसलिए नजम सेठी की बात, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन इस बात में वज़न इस हद तक तो है कि इमरान खान के पास इस वक्त अगर वो ये करते हैं तो वो इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं खोएंगे, क्योंकि उनको कोई ख़ास फ़ायदा भी यहाँ से पॉलिटिकली नहीं मिल रहा। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने कहा है कि पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अब नंबर 142वां है। जी हाँ, सॉरी, 142 मुल्कों की लिस्ट में 140वां है। जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है वो बताते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त माली और नाइजीरिया से पीछे है, मतलब नंबर 1 बनने के बिल्कुल करीब है। इससे पहले इन्हीं दो मुल्कों से हमारा मुकाबला है सिक्योरिटी सिचुएशन में भी। याद कीजिए, एक इंडेक्स में 142 मुल्कों में से हम उसमें भी 140वें नंबर पर आए थे, उसमें भी हम माली और नाइजीरिया से पीछे थे। दुनिया में जो सिक्योरिटी के लिहाज से बदतरीन मुल्क हैं, उनमें हम नीचे से नंबर 1 बनने में सिर्फ 2 मुल्क हमारे आगे हैं। ये पता नहीं माली और नाइजीरिया हमसे क्यों मुकाबला कर रहा है, ये आगे पीछे क्यों नहीं हो जाता। अब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में हम बहुत पीछे चले गए। ये खैर, ये तो मेरे ख्याल में कि हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात होनी चाहिए, जितना हम दिन रात काम कर रहे हैं। दूसरा, जमहूरियत में हम 6 दर्जे तनज़ली के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो 10 बदतरीन जमहूरियतें हैं, बल्कि जिनको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता, उन मुल्कों की सफ में जा खड़े हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, ये जाहिर है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं, और रिपोर्ट मोहम्मद मालिक कर रहे हैं, पाकिस्तान के टेलीविजन पर कर रहे हैं। और जाहिर है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है या क्रेडिट है वो मौजूदा आर्मी चीफ और पिछले आर्मी चीफ को जाएगा, क्योंकि जब स्टॉक एक्सचेंज ज़रा सी ऊपर हुई थी तो उस वक्त के DGISPR ने कहा था कि नई हुकूमत आई है, जाहिर है हम लेकर आए हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, देखिए आवाम का कितना कॉन्फिडेंस है। तो हजूर, ये जो बदतरीन रैंकिंग आ रही है, ये भी आप ही का क्रेडिट है, इसको भी आप ही लीजिए, किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा, ये आप ही का क्रेडिट बनता है, इससे पहले कि आप किसी और के साथ शेयर करें। अच्छा जी, इस्लामाबाद से खबर रखते हैं अगली। इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल बड़ी दगरगूं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जो लाल मस्जिद वाला मामला पहले भी आपको याद है, अब लाल मस्जिद के जो वहाँ पर मुंतज़िम आला हैं, जो वहाँ के लीडर हैं, वो क्लाशनकोफ हाथ में उन्होंने पकड़ी हुई है और पुलिस के सामने वो तकरीर कर रहे हैं। अब हमें पूरा मामला पता नहीं कि ये सेज किस चीज़ का है सारे का सारा, लेकिन वहाँ पर एक सेज की कैफियत है, एक तरफ पुलिस लगी हुई है, एक तरफ वो है, क्लाशनकोफ उनके हाथ में है और वो वहाँ पर तकरीरें करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, जारी करते हैं। अब होश के नाखन लिए जाएँ और इनसे बातचीत करके इस मामले को हल किया जाए, कहीं दोबारा यहाँ पर कत्लो गारत ना की जाए, क्योंकि मुल्क किसी भी किस्म की कत्लो गारत का मुतहम्मल नहीं हो सकता। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी मौजूदा रजीम का, उसमें तो लगता है कि वो ऐसे मामला जो हैं वो खुद ढूंढते हैं। अगली खबर हमने आपके सामने शायद पहले भी रखी थी, अब उसकी मजीद तफसीलात आ रही हैं। वो मोहम्मद आसिफ नामी नौजवान, जिसने अपने आप को आग लगाई थी, जस्टिस शुजा, जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजा, उनकी अदालत से उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था, वो तारीख पर तारीख दे रहे थे। मामला जो रिपोर्टेडली सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि मोहम्मद आसिफ को नेस्ले, जो प्राइवेट कंपनी है, ये रिपोर्टेडली, जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, हमें तो पता नहीं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये, उन्होंने बताया कि नेस्ले ने इन नौकरी से निकाल दिया था। इन्होंने एक लोअर कोर्ट के अंदर अपना मुकदमा किया, जो ये जीत गए, इनके हक में हुआ। नेस्ले ने जाकर स्टे ऑर्डर ले लिया हायर कोर्ट से या हाई कोर्ट से, और फिर हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख, और शायद 9 साल से इनका मुकदमा चल रहा था। अब जिंदगी से तंग आ गए, अपने ऊपर पेट्रोल फेंका और अदालत में ही अपने आप को आग लगा ली। हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जख्मों की ताब ना लाए और इस दुनिया से चल बसे। अब जस्टिस शुजा को भी सोचना चाहिए, सिर्फ उन्हीं को नहीं, बाकी जजेस को भी सोचना चाहिए कि वो ये क्या करते हैं, गरीब लोगों के साथ इस तरह का जुल्म कैसे किया जाता है। सबसे बढ़ के जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिन्होंने अदालतों पर भी कब्जा कर लिया है, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। उनको सोचना चाहिए कि अवाम को किन हालात में ले आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सलमान नामी नौजवान लाहौर में, उसने तस्वीर हमारे पास है, दिखा आपको नहीं सकते, बहुत तकलीफ दे तस्वीर है। नौजवान ने अपने आप को पंखे के साथ लटक कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ये लाहौर में वाक़या हुआ है और ये दूसरा नौजवान है जो दम तोड़ गया है। ये भी बेरोज़गार था, इसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई ज़रिया माश नहीं था, तंग आकर इसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली।
اب ایک طرف یہ دو خبریں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اگلی خبر بھی میں ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو نئی کابینہ کے اندر چہرے شامل کیے ہیں 27 کے قریب, ان سمیت میں نے کل آپ کو کہا تھا 50 ہو گئی کابینہ, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, غلط کہہ دیا تھا, 51 ہو گئی ہے, 51 ہو گئی ہے, میں نے ایک کم گنا تھا, ان کی بے شرمی کا ایک لیول کم گنا تھا, اس لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے 27 نئے اور پرانے سارے ملا کے 51 کے 51 جو فوج پوری تھی انہیں ایک بہت ہی پرتعش قسم کا ایک ناشتہ جو ہے وہ تناول فرمایا سب نے, آپ کے پیسوں سے, آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے. وزیر اعظم ہاؤس کے اندر وہ ناشتہ کیا گیا ہے, اور اس پہ پھر باقی جو بیوروکریسی اور باقی ملازمین کی فوج, ظفر موج ساری شامل تھی. اگر اس ناشتے کا آدھا پیسہ بھی ان دو نوجوانوں کو دے دیا جاتا تو ان کا سال گزر جاتا, ان کی زندگی جو ہے وہ یہ نہ ہوتی. نہ ہی گگو منڈی کا جو محنت کش اپنے آپ کو ٹرین کے سامنے کھڑے کر کے جس نے اپنی زندگی لے لی, نہ اس کو زندگی لینی پڑتی. یہ پریورٹیز ہیں. دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے 50 پیسے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. کتنی؟ 50 پیسے, 1 روپیہ بھی نہیں, 50 پیسے. دیکھیے کتنی بڑی آپ کے اوپر مہربانی کی ہے. اور اگلی خبر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 60 صفوں کے اوپر مریم صاحبہ نے اشتہارات دیے ہیں, اور عظمہ بخاری کہہ رہی ہے کہ جن صحافیوں کو اعتراض ہے وہ اب اس مہینے کی تنخواہ نہ لیں, کیونکہ ان کے جو اخبار ہیں ان کو ظاہر ہے ان 60 صفوں کے اشتہارات کے پیسے گئے ہیں. اگر وہ اس کام کو غلط سمجھتے ہیں تو وہ پھر تنخواہ مت لیں, مطلب وہ تنخواہ نہ لیں, اور ان میں سے بھی خدا نخواستہ کچھ لوگوں کو وہی کرنا پڑے جو سلمان کو کرنا پڑا یا دوسروں کو کرنا پڑا. کس قدر یہ لوگ بے شرم ہیں اور صفاق ہیں, صفاقی ہے کہ کم نہیں ہوتی. خبریں اور بھی تھی لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.